विजय रूपाणी का यूं पत्ता काट देने की वजहों की हमने भी पड़ताल की। विजय रूपाणी के केस में ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि वो बीजेपी के गुजरात प्लान में पूरी तरह से अनफिट थे। बीजेपी को यह कतई मंजूर नहीं था कि गुजरात जैसे राज्य में उसे कामचलाऊ बहुमत से संतोष करना पड़ जाए। गुजरात में बीजेपी पर बेहतर प्रदर्शन का इतना ज्यादा दबाव है कि वो रूपाणी को लेकर कोई भी रिस्क लेने की हालत में नहीं है। विजय रूपाणी गुजरात के कास्ट कॉम्बिनेशन में भी फिट नहीं थे। रूपाणी कास्ट न्यूट्रल थे और उनके रहते पार्टी के लिए जातीय समीकरण साध पाना मुश्किल हो रहा था। जातीय समीकरण को साधने के लिए ही मनसुख मंडाविया को केंद्र में मंत्री बनाया गया, लेकिन रूपाणी की कुर्सी का सबसे बड़ा कांटा बने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल। दोनों के बीच जबरदस्त मनमुटाव रहा। पाटिल ने पार्टी को बता दिया था कि अगर रूपाणी को किनारे नहीं किया गया तो बीजेपी की नैया लड़खड़ाती रहेगी और रूपाणी पीएम मोदी का दिल जीतने में भी नाकाम रहे। कोरोना से जंग में रूपाणी सरकार का सरेंडर कर जाना केंद्र को बिल्कुल नहीं भाया। अब सवाल यह है कि रूपाणी की जगह कौन? इसका फैसला बीजेपी ने तो कर लिया है, लेकिन इसका खुलासा विधायक दल की बैठक के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल रेस शुरू हो गई है और अनुमान का सेंसेक्स भी हाई हो चला है। सबसे आगे हैं नितिन पटेल। रूपाणी सरकार में डिप्टी सीएम, पाटीदार नेता। आनंदीबेन पटेल गई तो दावा नितिन पटेल का ही था, लेकिन तब बाजी विजय रूपाणी मार ले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी छलांग लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने यह तो दिखा दिया है कि मांडविया का कद उनकी नजर में क्या है। पाटीदार हैं तो जातीय समीकरण का भी झंझट नहीं है, वो भी सौराष्ट्र से, जहां बीजेपी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा नाम गोवर्धन झड़फिया का है। केशुभाई के साथ बीजेपी इन्होंने छोड़ी थी और फिर वापसी भी की। संगठन पर पकड़ बेहद मजबूत, पाटीदार नेता हैं। अगला नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है। फिलहाल लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, लेकिन गुजरात में मोदी सरकार थी तो गृह मंत्री रहे। ये भी पाटीदार नेता हैं। चर्चा में तो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल का भी नाम है, लेकिन उन्होंने खुद दावेदारी से इनकार कर दिया है। आइए पहले सुनाते हैं सीआर पाटिल का इस पूरे मामले में क्या कहना है। આજે ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબે પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું છે। સ્વાભાવિકપણે નવા મુખ્યમંત્રી માટેની વાતો મીડિયામાં અને ચેનલો ઉપર ચાલી રહી છે। કેટલાક નામો પૈકી એક નામ મારું પણ એમાં વહેતું થયું છે। હું આપને આ વિડીયો દ્વારા ક્લિયર કરવા માંગુ છું કે હું આવી કોઈ પણ હરીફાઈમાં નથી, પરંતુ નવા મુખ્યમંત્રી જે પાર્ટી તરફથી નક્કી કરવામાં આવશે તેમને શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ સાથે મળીને અમે અમારો આવનારા ઇલેક્શનમાં 2022માં 182માંથી 182 સીટ જીતવાની જે અમારો ટાર્ગેટ છે એ ચોક્કસપણે પૂર્ણ કરીશું। गुजरात के पॉलिटिकल गेम में कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। पार्टी ने विधायकों से मशवरा शुरू कर दिया है। कल सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। हमने बीजेपी के एक्शन प्लान पर पार्टी प्रवक्ता यमल व्यास से कुछ जरूरी सवाल पूछे। सर ये बताएं, कल कितने बजे मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में किन किन लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है? वैसे हमारा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उसके ऊपर निर्णय लेगा। अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे कि हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर सेंटर से एक ऑब्जर्वर आते हैं, एक या दो, और दो ऑब्जर्वर आकर के यहाँ विधायक दल की जो बैठक होती है उसमें जो भी निर्णय होता है वो विधायक दल का उसे मान्य करते हैं। सर लेकिन ऑब्जर्वर कौन कौन लोग आएंगे यहाँ पे? अभी तक नाम हमें मिले नहीं है, परंतु ये इसके बाद जैसे ये नाम हमें मिल जाएंगे आपसे बता देंगे। सर लेकिन कौन कौन लोग रेस में रहेंगे, किन किन लोगों के नाम पे मोहर लग सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी बात होती नहीं है। हमारे विधायक जो तय करेंगे उसी में से एक मुख्यमंत्री बनेगा नया। सर लेकिन विधायक दल की कल मीटिंग मिलेगी तो ऑब्जर्वर कौन होंगे, उनके नाम को लेकर? उनके नाम भी अभी तक हमारे पास आए नहीं है, वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिक्लेयर करेगा। लेकिन क्या ये माना जा रहा है कि 22 के चुनाव को लेकर बीजेपी विजय रूपाणी के चेहरे को लेकर उतरना नहीं चाहती थी मैदान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के और राष्ट्रवाद के एजेंडा के ऊपर चुनाव लड़ती है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक ही काफी है हमारे लिए पूरे देश में चुनाव लड़ने के सिंबल बनने के लिए।